इसमें हेलो एल्केन के निर्माण की सामान्य विधियों में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। तो देखो हम क्या करेंगे, एल्कोहल लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं किससे, एल्कोहल से बना रहे हैं। तो एल्कोहल हमारे पास यहाँ होगा CH3, उसके बाद CH2OH लिया, इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है इसका नाम, क्या नाम है बेटा इसका? एथेनॉल। बिल्कुल एथेनॉल है ना, जिसको हम कह सकते हैं एथेनॉल कह सकते हैं। और एथेनॉल के साथ जब हम क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। तो SOCl2 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल क्या निकल जाता है, इसमें से एक तो बन जाएगा CH3 CH2 एंड Cl, ये बन गया, और एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और साथ साथ में HCl। ठीक है ना, ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल है। ठीक है ना, जिसको हम थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, थायोनिल क्लोराइड। और फिर क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कर सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल के साथ कर सकते हैं, तृतीयक अल्कोहल जिसको बोलते हैं, है ना। प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, उनके साथ भी इस प्रकार की अभिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ HCl गैस के फॉर्म में निकलेगा, क्या निकलेगा, HCl गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्लियर। तो ये था थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है। दूसरा है बेटा इसमें देखो, वो तो हम एल्कोहल पहले हमने किससे बनाया, देखो यहाँ यदि हम देखें हाइड्रोकार्बन से हमने एल्किल हैलाइड को बनाया, फिर हमने एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को बनाया। तो उसके तीन मेथड हमारे पास, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए तीन मेथड। इससे पहले यदि हाइड्रोकार्बन से एक मेथड था, ठीक है ना, वो था हेलोजनीकरण, प्रतिस्थापन भी था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है विनिमय विधि, विनिमय एक्सचेंज मेथड कहते हैं, है ना। हैलाइड विनिमय विधि द्वारा, जो हैलाइड होंगे वो विनिमय विधि द्वारा कैसे बनेंगे, विनिमय विधि का मतलब उसमें एक्सचेंज होता है। तो पहले है फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन भी है। ठीक है ना, फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया, इसको हम नेम रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी कि नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर होती हैं, वो नाम नाम अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये नेम रिएक्शन भी है। इस टाइप की अभिक्रियाएं पूछी जाती है एग्जाम में, नाम दिया जाता है किस नाम की अभिक्रिया लिखी है ना, तो फ्लैंकस्टीन अभिक्रिया है। और इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड्स होता है, ये एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही बनाने की विधि है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है इस एक एल्किल हैलाइड से दूसरे एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। जैसे पहले ही एग्जांपल दे रहा है, जनरल रिएक्शन दे रहा है कि RCH2I है, ये देख लीजिए, ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड है, या सॉरी Cl है, RCl है ना। और इस पर सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ पर क्या लेंगे, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला बताओ, कोई बच्चा बता सकता है, एसीटोन का फॉर्मूला बताना है। 11th वाले बच्चे इनको नोट भी करते रहे बेटा, है ना, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाद में आप लोगों को जितना आसान हो जाएगा सब कुछ। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। क्या होता है, CH3COCH3, नोट कर लो, CH3COCH3, ये एसीटोन है। और एसीटोन की उपस्थिति में क्या होगा, देखो ये Cl यहाँ आ जाएगा Na के साथ, और ये I यहाँ चला जाएगा, एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, एक्सचेंज विधि, है ना, एक्सचेंज मेथड कहा जाता है। तो फ्लैंकलिस्टीन ने क्या किया था, इसको गर्म किया और एसीटोन की उपस्थिति में इसके साथ गर्म किया, तो यहाँ एक्सचेंज मेथड हो गया। इसका मतलब क्या बना दिया इसने, ये बना दिया RCH2I और प्लस क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसकी जगह हम कुछ और भी रिएक्शन कर सकते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, यहाँ पर ये तो किसके साथ था, यहाँ ले सकते हैं CH3Cl ले सकते हैं,
और मान लीजिए हमने क्या किया, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये NaI के साथ ही होगी बेटा, ध्यान रखना, ये विशेष रिएक्शन है। और इस पर हम क्या कराएंगे, एसीटोन लेंगे, क्या लेंगे, एसीटोन। और एसीटोन की उपस्थिति में जो है ये एसीटोन होगा, और एसीटोन की उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया होगी, NaI के साथ, और ये बना देगा CH3, क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, और प्लस NaCl। तो इसमें देखो हमने दोनों एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है और ये भी एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो छोटे एल्किल हैलाइड है उनसे हम बड़े वाले एल्किल हैलाइड प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना। यानी कि क्लोरो, जो हमारे पास क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप हो या ब्रोमो ग्रुप हो, ऐसे भी हो सकता है, या दूसरा ब्रोमो ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लोरो या ब्रोमो से CH3 CH2 Br ऐसे भी ले सकते हैं। और इस पर भी हम क्या करवाएंगे बेटा, NaI की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हमें तब दोनों कंडीशन में क्या होगा, आयोडाइड यानी कि CH3 CH2I वाला प्राप्त होगा, और प्लस NaC NaBr सॉरी NaBr बन जाएगा। तो यहाँ देख लो, एक तो क्लोरो एल्केन्स और ब्रोमो एल्केन्स से हम क्या बना रहे हैं, आइडो एल्केन बना रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, आइडो एल्केन। आइडो एल्केन्स ये आइडोमेथेन है या आइडो एथेन है। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान हमें ये रखना होगा कि एसीटोन की उपस्थिति, उपस्थिति किसकी होगी, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, बोलो बेटा। सर CH3COCH3। गुड, ठीक है ना, CH3COCH3 हमें बार बार बोलना है, उससे याद रहता है ना, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, है ना। इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ हम क्या होगा, फ्लैंकलिस्टीन में अभिक्रिया में, यानी कि जो हमारे पास क्लोराइड है और ब्रोमाइड है उनसे हम आयोडाइड प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर लेते हैं, और इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया। आपको एग्जाम में होगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना होता है, फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यदि आपके पास टिप ये आता, शॉर्ट नोट में आता है कि फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया पर टिप वो लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, है ना, टिप्पणी लिखिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे एल्किल क्लोराइड, क्या लिखेंगे, एल्किल और क्लोराइड। और दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन सा था बेटा, एवं एल्किल ब्रोमाइड। देखो ये दोनों है, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है ना। एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड ये दो है हमारे पास, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड। देखो हम क्या लिख रहे हैं, सोडियम या NaI लिख लेते हैं, NaI के साथ, देखो NaI के साथ किसकी, एसीटोन व उष्मा की उपस्थिति में क्या होगा, एसीटोन, एसीटोन व उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में ये लिखना है हमें, इसी ये बता रहा हूं मैं कैसे लिखना है, उपस्थिति में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड, यानी कि हम इसको कह सकते हैं आइडो एल्किन, इसमें लिख लेंगे आइडो एल्किन प्राप्त होता है, आइडो सॉरी आइडो एल्किन प्राप्त होता है, एल्किन प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है हमारे पास, फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। ये लिखना पड़ेगा हमें, है ना। ये थोड़ा सा हमें रटना नहीं बेटा, लिखना है ना। तो हमें पता होना चाहिए, एल्किल क्लोराइड हो गया और एल्किल ब्रोमाइड हो गया, इसकी अभिक्रिया की जो सोडियम आयोडाइड के साथ जो है किसके, एसीटोन की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करके हमें आइडो एल्किन प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है, इसको हम कहते हैं फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया, ये है फ्लैंकलस्टीन, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया, और वहां नीचे आप लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। और उसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हमने CH3Cl लिया और एक जगह हम लेते हैं CH3CH2
Br ले लेते हैं, ठीक है ना, इन दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं NaI के साथ, ठीक है ना, यहाँ पर भी NaI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बीच में प्लस का चिन्ह होगा, है ना। यहाँ ले लेंगे इसको, एसीटोन दिखा देंगे, एसीटोन लिख भी सकते हो या हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन यानी कि CH3 COCH3, है ना। और ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3I और प्लस NaBr। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, सॉरी NaI, NaBr नहीं होगा, NaCl होगा, सॉरी Cl है ना यहाँ पे, तो Cl होगा, Br लिखो। और यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 और यहाँ आएगा I और प्लस इसमें क्या आ जाएगा, Na और Br, इसमें Br आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, Cl था। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं बेटे इसको, है ना, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो हमें इस टाइप से इसको लिखना है। क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया होगा कैसे लिखना हमने, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरा हमारे पास बनाने की विधि, देखो सारे के सारे हम क्या बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, भले इसमें एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज का मतलब यहाँ से ब्रोमीन यहाँ है, लेकिन एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। क्लियर? दूसरा देखो बेटा, स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट, ये साइंटिस्टों के नाम है, जैसे स्वार्ट है, फ्लेंगेलस्टीन है, फिंकलस्टीन है ना, फिंकलस्टीन। और ये स्वार्ट भी अभिक्रिया, ये स्वार्ट क्या है, साइंटिस्ट है। और इस स्वार्ट क्या कहना चाहते हैं, देखो ये क्या करता है इस अभिक्रिया में, यदि देखोगे तो स्वार्ट ने क्या किया, स्वार्ट के कुछ कैटलिस्ट है, देखो इन कैटलिस्ट को किस प्रकार से मान सकते हैं, एक तो है बेटा AgF, ये स्वार्ट के कैटलिस्ट AgF, ठीक है ना। दूसरा इसने लिया Hg2F2, ये है हमारे पास Hg2F2, ये थोड़ा दोनों बड़े हो रखे हैं, लेकिन ऐसे हम Hg2F2 ऐसे लिख सकते हैं। COF3, ये भी F3 बड़ा हो रखा है, CO कोबाल्ट और F3। एंटीमनी यहाँ पर भी यही है, SbF3। इनकी उपस्थिति में क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये दूसरे हैलाइड्स बना देता है। देखो यहाँ पर क्या था, पहले वाले में जब हम फिल्क्रिस्टिन को पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, क्लोराइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड बन रहा था, क्लोराइड ब्रोमाइड से आयोडाइड बन रहा था, ये ध्यान रखना, किससे बन रहा था, क्लोराइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड बन रहा था। और इसमें क्या हो रहा है, स्वार्ट अभिक्रिया में यदि देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ब्रोमाइड से फ्लोराइड बन रहा है, बड़े से छोटे की तरफ बन रहा है, बड़े से छोटे की तरफ। वैसे भी देखा जाए, हमने क्लोराइड बनाना सीख गए थे इसमें, पहले में आयोडाइड बनाना सीख गए थे और भी बन गए थे, यहाँ फ्लोराइड बनना थोड़ा अलग काम हो गया था। तो अब देखो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है स्वार्ट प्रोसेस में, स्वार्ट प्रोसेस में क्या होगा, हम अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, अलग अलग कंपाउंड की। देखो जैसे हमने आर लिया, आर क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब एल्किल ग्रुप। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। आर का मतलब एल्किल ग्रुप, ठीक है ना बेटा। तो AgF के साथ जैसे हम अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां से क्या होगा, F तो चले जाएगा इसके साथ और AgBr निकल जाएगा, तो ये होगा RF और प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसके साथ हम और अभिक्रियाएं कर सकते हैं, कैसे, ये तो हमने एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन दी, यहाँ AgF की जगह हम क्या ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, ये ध्यान रखना, Hg2F2 ले सकते हैं, COF3 ले सकते हैं, ठीक है ना, SbF3 ले सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं और बनेगा यही फ्लोराइड, है ना। तो अब हम इसको ले सकते हैं, जैसे माना हमने लिया CH3Br और AgF के साथ करो बेटा इसकी रिएक्शन, क्या बनेगा, आप करो और मुझे बताओ कंपाउंड क्या बनेगा।
इसके साथ रिएक्शन करके मुझे बताओ कंपाउंड क्या बनेगा। CH3F प्लस AgBr। गुड, है ना। ये बनेगा CH3F प्लस AgBr। ये शिक्षा ने बोला है, शिक्षा ने बताया क्या और किसी ने बताया? यस सर, शिक्षा। हाँ, ठीक है ना। तो ये CH3F हो जाएगा और प्लस AgBr बन जाएगा। दूसरा भी बन सकता है बेटा, देखो कैसे। हम यहाँ पे लेंगे CH3 CH2 और Br। इस पर हम क्या करवाएंगे बेटा, फिर AgF की रिएक्शन करवा सकते हैं, AgF, है ना। क्या बनेगा और बच्चे बताओ। शिक्षा ने बता दिया, और बच्चे बताओ। इसमें सभी को बताना है थोड़ा, ताकि CH3 हाँ B CH2 सर CH3 CH2 F CH3 CH2F AgBr। प्लस AgBr, ठीक है ना। गुड, ये देखो, ये इस प्रकार से सारी अभिक्रियाएं हो सकती है। एक और रिएक्शन दे रहा हूं मैं, है ना। और वो रिएक्शन ये है, मान लीजिए हमने लिया CH3, उसके बाद C, और इस पर एक Cl ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना, एक Cl नीचे लगा देते हैं, और इस पर आगे भी एक CH3 लगा देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, CH3 लगा देते हैं, और इस पर रिएक्शन करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल SbF3, ठीक है ना, SbF3 की, और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, कौन बताएगा, इसको बताना है। इसके साथ अभिक्रिया करके ये वाला कंपाउंड बनता है, क्या बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा बेटा, ये स्वार्ट अभिक्रिया, ध्यान रखना कौन सी अभिक्रिया है, स्वार्ट अभिक्रिया। देखो जैसे ऊपर भी देखोगे, ब्रोमाइड हमने लिया और दूसरा क्लोराइड है, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, ब्रोमाइड और क्लोराइड है। ऊपर वाले में भी क्या था, क्लोराइड और ब्रोमाइड था। क्लोराइड ब्रोमाइड से हम क्या बना रहे थे, आयोडाइड बना रहे थे। और यहाँ क्या हो रहा है, क्लोराइड ब्रोमाइड से फ्लोराइड बना रहे हैं, छोटा वाला कंपाउंड। इन दोनों से, क्लोराइड ब्रोमाइड से आयोडाइड बड़े वाले बना रहे हैं, और स्वार्थ में क्या हो रहा है कि ब्रोमाइड और क्लोराइड से छोटा वाला जो फ्लोराइड है उसको बना रहे हैं। ये अंतर आ रहा है ना। तो ये देखो कुछ नहीं है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जहां जहां Cl लगा हुआ है वहां वहां हमें क्या करना है, फ्लोराइड लगाना है, बस यही तो करना होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और ये बना देगा CH3, पहले से लगा हुआ है। C ऊपर क्लोराइड लगा था, यहाँ ब्रोमाइड लगा देते हैं, सॉरी फ्लोराइड लगा देते हैं। यहाँ फ्लोराइड लग जाएगा, यहाँ फ्लोराइड लग जाएगा, एंड CH3 आगे ले लेते हैं। जब CH3 ये आगे आ जाएगा, इसके बाद देखो बेटे, इसमें क्या होगा, बचा क्या, जहां पर F3 है उसकी जगह क्या लगा देंगे, उसकी जगह लिख लेंगे Cl3, बस और कुछ अंतर नहीं। हमने Cl हटाया वहां से, यहाँ पर आ जाएगा प्लस SbCl3, 2 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से ये हमारा, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान ये रखना है कि स्वार्ट अभिक्रिया में, जो स्वार्ट अभिक्रिया है, स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें ये वाले कैटालिस्ट होंगे, ठीक है ना। और जो क्लोराइड ब्रोमाइड है, देखो बेटा स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होगा कि जो हमारे पास क्लोराइड और दूसरा क्या होता है, ब्रोमाइड, एक तो क्लोराइड हो गया, वह ब्रोमाइड, क्या होगा, दोनों, एक तो क्लोराइड और दूसरा ब्रोमाइड। ये क्या करते हैं, इन कैटालिस्ट की उपस्थिति में, ये जो कैटालिस्ट है AgF, है ना, Hg2, ऐसे लिखेंगे बेटा F2, इस पे थोड़ा गलत दिखा हुआ है, Hg2F2, ठीक है ना, CO
F3 और SbF3 कैटलिस्ट। ध्यान रखना ये कभी कभी क्या करते हैं, आपको रिएक्शन लिख करके दे देंगे और इन कैटलिस्ट को उसके ऊपर लिख लेंगे, तो पूछेंगे आपको ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी अभिक्रिया है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, क्लोराइड और ब्रोमाइड ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये फ्लोराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसमें हो रहा है, फ्लोराइड में। यहाँ पर हम कहेंगे फ्लोराइड। किसमें हो रहा है, फ्लोराइड। फ्लोराइड में किसमें अभिक्रिया हो रही है बेटा, इसमें फ्लोराइड, यानी कि फ्लोराइड कंपाउंड बना रहे हैं। जबकि इसमें क्या हो रहा था, इन कैटलिस्ट की उपस्थिति में यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो क्लोराइड है और ब्रोमाइड है ये आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा था, वो फ्लैंकल-स्टीन अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया जिसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्लोराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2F2, COF3, SbF3 और AgF की उपस्थिति, ठीक है ना, वो हमारे पास श्वार्ट्ज अभिक्रिया। उसके बाद है बेटा हुन्स-डेकर अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो बहुत बार पूछे गए इसको, है ना। ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन रिएक्शनों को, जो मैंने कहा भी था आप लोगों को याद करना है, इन रिएक्शनों को याद करना है। जैसे हुन्स-डेकर अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, देखो कंपटीशन और सिंपल एग्जाम में एक ही अंतर होता है। कंपटीशन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर वो श्वार्ट्ज, यदि आप लोगों को कि जैसे सिंपल एग्जाम आ रहा है, तो सिंपल एग्जाम में अभी तक तो ऐसे पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकते हैं। एक ही चीज होता है बेटा, वो सिंपल एग्जाम में होते हैं वही, है ना। देखो यहाँ पर आपको ऐसे दे देंगे कि माना आपके पास दे दिया RBr, ठीक है ना, प्लस क्या लिख लिया, AgF लिख लिया, फिर इज इक्वल टू दे दिया, ऊपर लिखा हुआ था COF3, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ RF और प्लस AgBr। आपको पूछेंगे कौन सी अभिक्रिया, वहां देंगे फ्लैंकल-स्टीन, श्वार्ट्ज, हुन्स-डेकर, है ना, और गैब्रियल थैलामाइड्स, ये 4 रिएक्शनों के नाम, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सी अभिक्रिया। दूसरा ये कह सकता है कि इसमें कौन सा, यहाँ पर लिखेंगे यह अभिक्रिया श्वार्ट्ज अभिक्रिया है। मानो उसने लिख लिया, पहले लिख के दे दिया श्वार्ट्ज अभिक्रिया है, इसमें प्रयुक्त होने वाले कैटलिस्ट कौन सा है, और वहां क्या कर दिया, वहां नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना, COF3, ठीक है ना, AlCl3 और 2-3 और जोड़ दिए। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि COF3 कैटलिस्ट तो श्वार्ट्ज का होता है, तो ये सही है। ये तीनों ये दे दिए, ऐसे बोल सकता 3 ये दे दिए, इनमें से कौन सा श्वार्ट्ज अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट नहीं है ना, और वहां दे दिया आपके पास AgF दे दिया, है ना, उसके बाद दे दिया कौन सा Hg2F2 दे दिया। तो जब आपको याद होंगे, है ना, और SbF3 दे दिया और तीसरा दिया AlCl3, ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि इनमें से कौन सा होगा। तो जब आपको तीनों याद होंगे तो उस टाइप से हमें याद रखना है, इस टाइप से हो सकता है ना। और सिंपल एग्जाम में क्या होता है कि आपको पूछा जाता है श्वार्ट्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये टिप्पणी लिखने के लिए आता है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। उसके बाद है बेटा देखो हुन्स-डेकर अभिक्रिया। अब हुन्स-डेकर अभिक्रिया क्या है, तो पहले हमें पहचानना है कि हुन्स-डेकर अभिक्रिया समझा क्या रहा है। ये दोनों देखो बेटा, ये एक्सचेंज विनिमय विधि है, और इनमें क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड से दूसरे एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर क्लोराइड ब्रोमाइड से हमें पर आयोडाइड प्राप्त हो रहा है, तो फ्लैंकल-स्टीन। जब हमारे पास क्या हो रहा है, क्लोराइड ब्रोमाइड से फ्लोराइड वाले कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं, तो कौन सा, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। हुन्स-डेकर अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हुन्स-डेकर अभिक्रिया में जो वसीय अम्ल होते हैं, जिनसे वसा बनती है, वसीय अम्ल, है ना, वसीय अम्ल के सिल्वर लवणों द्वारा होती है अभिक्रिया, ठीक है ना। तो हुन्स-डेकर अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या होता है, जो वसीय अम्ल है वो किस में, है ना, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे पास एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी इसमें, हुन्स-डेकर अभिक्रिया, ठीक है ना, और उसमें लिखना होगा कि इस अभिक्रिया में वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल कार्बन ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं,
ठीक है ना, या ब्रोमाइड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, हुंस-डेकर अभिक्रिया, ठीक है बेटा। तो कल का एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिया आर, ठीक है ना, और आर के साथ हम क्या करते हैं, आर और यहां पर होगा CH2 एंड COOAZ, ठीक है ना, और इस पर हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, और ब्रोमीन की जब रिएक्शन होगी तो ये क्या बना देता है, ये बना देता आर CH2Br, और प्लस इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ साथ में AgBr निकलता है, सिल्वर ब्रोमाइड निकलता है, ये अभिक्रिया। और इसमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका कैटालिस्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और प्लस क्या होता है, इसको हम गर्म भी करना पड़ता है। तो दो चीजें, तो हुंस-डेकर अभिक्रिया में इस प्रकार से हो जाता है, क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारे, है ना, इन चीजों को हम समझ सकते हैं। अब एक चीज और है, जैसे हम ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हुंस-डेकर अभिक्रिया। अब हुंस-डेकर अभिक्रिया में एक चीज और है कि यहाँ पर हम ले सकते हैं, कल मैंने बताया था आपको, यहाँ पर एक CH3COOAZ, इसका नाम क्या होगा बेटा, सिल्वर एसिटेट। गुड, ठीक है। देखो बेटा, कल मैंने बताया था कि इतना नाम तो एसिटेट है, ये वंदना ने बताया, को वंदना ने बताया, किसी और ने बताया, जी सर। अच्छा वंदना, इसका नाम है एसिटेट, ठीक है ना। इसके आगे हमने सिल्वर लगा दे, सिल्वर एसिटेट, सोडियम लगा दे, सोडियम एसिटेट, है ना, C2H5 लगा दे, एथिल एसिटेट, CH3 लगा दे तो क्या आ जाएगा, मेथिल एसिटेट। कैल्शियम लगा देंगे, देखो कैल्शियम की दो वैलेंसी होती है, थोड़ा अंतर ही है बेटा, है ना, CH3CO, इतना तो हमें केमिस्ट्री वालों को जानना ही चाहिए, है ना, इसकी होल ट्वाइस और Ca लिख रहे हैं, देखो ये इतना तो एसिटेट है, इतना क्या है, ये तो एसिटेट है, इतना तो क्या है बेटा, ये एसिटेट है ना, ये वाला पोर्शन तो एसिटेट है। अब कैल्शियम के साथ लगाओ तो कैल्शियम एसिटेट हो जाएगा। अब ट्रिपल मतलब डबल स्क्वायर है तो कैल्शियम एसिटेट। तो ये सिंपल चीजें हैं जो हमें याद रखनी, क्योंकि कई फॉर्मूले हम रटते हैं फिर, है ना, और कई फॉर्मूलों को समझ लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ये सोडियम के साथ लगा सोडियम एसिटेट, सिल्वर के साथ सिल्वर एसिटेट, एथिल के साथ एथिल एसिटेट, मेथिल के मेथिल एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट। यहाँ पर हम मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम एसिटेट हो जाएगा। तो बहुत सारे एसिटेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया सिल्वर एसिटेट, ये क्या है बेटा, सिल्वर एसिटेट। रिएक्शन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसको हीट करें, गर्म करना है। गर्म करने से जो प्राप्त होगा ये किस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा CH3Br बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा बेटा, इसमें AgBr बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड भी बनेगा, और प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा। अब रिएक्शन का ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे माना हमने पहले ब्रोमीन लिखा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, फिर ये लिखा, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन मेन कंपाउंड हमारे पास इस समय क्या है, एल्किल हैलाइड, जिसको हम बना रहे हैं, ठीक है ना, उसको लिखना जरूरी। इसके साथ साथ हम और भी कर सकते हैं। देखो ये तो था बेटा हमारे पास कैसे हम वो सिल्वर, ये रिएक्शन पूछी जाती है हुंस-डेकर अभिक्रिया, है ना, और इसमें हमें थोड़ा सा लिखना क्या होता है कि हुंस-डेकर अभिक्रिया में हमें ये लिखना होगा कि हुंस-डेकर अभिक्रिया में वसीय अम्ल या वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, है ना, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण क्या करते हैं, सिल्वर लवण ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड और उष्मा की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हुंस-डेकर अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हुंस-डेकर अभिक्रिया हो गया। तो तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से तीनों पूछी जाती हैं, तीनों में से क्या कहूं, तीनों पूछी जाती है, तो थोड़ा समय रिपीट करना होगा। तरीका मैंने बता रखा है, मैंने आपको लगभग 54-55 रिएक्शन दे रखी हैं, और इन रिएक्शनों को करने का तरीका मैंने बताया, सोमवार को 2 याद करो, मंगल को 2 याद करो, दो रिएक्शन याद करनी है। जो सोमवार को आपने याद की है,
रिएक्शंस, उन रिएक्शन को अगले मॉर्निंग में उठ करके लिख लो, क्योंकि आपने याद की हुई तो उसमें ज्यादा 1 मिनट लगेगा आपको लिखने में, केवल आपको लिखना ही तो है। सोमवार को जो आपने याद की वो मंगलवार मॉर्निंग में उठ करके 1 मिनट में उनको कागज पे लिख दो, किसी तरफ कागज पे, ठीक है, फिर छोड़ दो, क्या कोई दिक्कत नहीं। मंगलवार फिर 2 रिएक्शन और याद करोगे, तो बुधवार को क्या होगी, सोमवार और मंगल को जो याद की हुई है उनको लिखना है केवल, बस इसी क्रम को बढ़ाते हुए कहां तक पहुंचना है, शनिवार तक। और शनिवार इतवार को पूरी रिएक्शनों को एक बार रिवीजन करना है। तो 2-3 बार आप याद करोगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे रिएक्शन, है ना। फिर उनको समझो कहां पर क्या क्या चीजें हो रही। देखो बेटा अलग अलग मेथड हम यूज कर सकते हैं उसको, है ना। ये रिएक्शन थोड़ा देखो बेटा, अब है उसके बाद हेलो एल्केन के भौतिक गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होगा क्या हो सकती है। यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे बेटा इसके, है ना, जो हेलो एल्केन्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो पहली कंडीशंस तो ये मैं शॉर्टकट चीजें आपको बता देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देती है ना, जो हमें दिखाई देने वाले, देखो रंग हमें दिखाई देता है, गंध हमें दिखाई देती है, भौतिक अवस्था दिखाई देती है ना, गलनांक दिखाई देता है, क्वथनांक दिखाई देता है, क्योंकि हम नापते हैं तो क्वथनांक दिखाई देगा कितने डिग्री पर उबल रहा है ना। उसकी विलेयता दिखाई देती है, किसमें घुल रहा है किसमें नहीं घुल रहा है ना, उसकी डेंसिटी हो गया अपेक्षित। इसीलिए जो हमें फिजिकली दिखाई देता है उनको हम बोलते हैं भौतिक, ठीक है ना। तो देखो बेटा चलो शुरू कर लेते हैं, इनके भौतिक गुणों में क्या क्या चीजें होती है ना। तो पहले यदि हम देखते हैं रंग और गंध के बारे में बात करते हैं, इनकी जो भौतिक अवस्था में पहले रंग कैसे है और उनकी गंध कैसी है, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसमें है जो हेलो एल्केन्स है, यहाँ पर हेलो एल्केन्स को यदि देखोगे, जो एल्केन होते हैं इनकी सीरीज बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो कार्बन के तत्व हैं वो 100 तक हो सकते हैं, C100 इससे एवं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं और बहुत सारे तत्व भी। तो ये कहता है कि जो निम्न हेलो एल्केन्स है, ठीक है ना, निम्न हेलो एल्केन्स का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास कम कार्बन परमाणु वाले हैं, निम्न हेलो एल्केन्स, ठीक है ना, जो निम्न हेलो एल्केन है। निम्न हेलो एल्केन का तात्पर्य इनका कहने का मतलब किससे है, जैसे हमने लिया CH3F, ये निम्न हेलो एल्केन्स के अंतर्गत आता है। CH3Cl हो गया, CH3Br हो गया, ठीक है ना, और CH3F हो गया और C2H5 हो गया, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमने क्या ले लिया चलो हमने C2H5 ले लेते हैं इसको, है ना, C2H5F हो गया, C2H5H5 Cl ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, और भी डैश डैश जैसे करके, है ना। तो 1 2 3 4 तक, है ना, ये जो हमारे पास कार्बन 1 से लेकर के और कार्बन 4 5 तक जो है, देखो बेटे ये क्या होते हैं, ये साधारण ताप पर, जो यदि हम रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो गैस अवस्था में होते हैं। ये जो निम्न हैलोजन है ये क्या होंगे, साधारण ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। साधारण ताप किसे कहते होंगे, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलो 21 से मान के चलो 40 तक मान के चलो, वैसे तो ये बढ़ जाता, बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 21 से और 23 डिग्री के लगभग माना जाता है, ये टेम्परेचर होता है हमारे कमरे, ठीक है ना। इस टेम्परेचर के लगभग 21 से 23, उससे घट बढ़ भी सकता है ना। तो इस ताप पर क्या होगा, साधारण ताप पर ये क्या होते हैं, गैस अवस्था में रहते हैं, जो निम्न वाले, ठीक है ना। और कहता है C18 तक जो है सभी क्या होते हैं, द्रव रहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे इनका परमाणु क्रमांक, तो C18 तक यानी कार्बन 18 तक, जैसे इसमें कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, ऐसे कार्बन 18 तक क्या होते हैं, सभी जो है अल्केन्स है वो कैसे होंगे, द्रव अवस्था में होंगे। ये छोटे जो साधारण कम वाले हैं
जो निम्न हैलो एल्केन है वो तो गैस अवस्था में रहते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो रहेंगे और C18 तक वो सारे के सारे द्रव रहेंगे, है ना। कैसे होंगे? द्रव होंगे। और उसके बाद इनकी गंध कैसे होती है बेटा? गंध इनकी मीठी होती है। यदि इनको सूंघोगे तो कैसे होते हैं? मीठी गंध आती है इनसे, है ना। और इससे ऊपर के जो तत्व होंगे, ठीक है ना, ये ऊंचे सदस्य जो होंगे C18 से एवं का मतलब C19 हो सकता है, C20 हो सकता है, C21 हो सकता है ना। तो इनके जो तत्व होंगे वो कैसे होंगे? ठोस होंगे और साथ साथ में क्या होंगे? गंधहीन होंगे। इनमें कोई गंध नहीं आती। किससे ऊपर? C18 से एवं, C19, C20, है ना। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि हैलो एल्केन क्या हुए। छोटे वाले तो गैस वाले अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है, जो निम्न हैलो एल्केन से। थोड़ा जो बीच वाले हैं उन कैसे द्रव अवस्था में, जो हाई वाले हैं वो क्या होंगे? ठोस अवस्था में होंगे, ठीक है ना। इनके जो गंध होती है वो मीठी गंध होती है, जो छोटे द्रव वाले होते हैं। और फिर जो कौन से ठोस हैं वो क्या होते हैं? गंधहीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी भौतिक अवस्था में रंग और गंध का हमें पता लगे, ठीक है ना। अब समझ सकते हैं कि हैलो एल्केन किस प्रकार से है। दूसरा देखो बेटा, गलनांक और क्वथनांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलनांक और क्वथनांक पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर ये कहता है, देखो एक चीज और है, यहाँ तुलनात्मक भी किया जाता है बेटा, है ना। तुलना की जाती है कि जो हैलो एल्केन्स है, देखो जो हैलो एल्केन्स हमारे पास, हैलो एल्केन्स का मतलब क्या हुआ? RX। हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। RX क्या है? हैलो एल्केन्स, राइट। R का मतलब यहां पर क्या है? एल्कीन से। और X का मतलब हैलोजन ग्रुप से। तो जो RX ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, R का मतलब यहां पर एल्किल ग्रुप है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे बड़े बड़े हो सकते हैं। और X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, इस टाइप से। तो ये क्या कहता है कि जो हेलो एल्केन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान नोट रखना कि जो है हेलो एल्केन्स है, हमारे पास क्या है? हेलो एल्केन। जो हमारे पास हेलो एल्केन है, इनका जो गलनांक और क्वथनांक है, गलनांक को कहते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट, MP, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट जिस पर कोई चीज मेल्ट होती है ना, जिस टेम्परेचर पर। और क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, BP, ठीक है ना। तो यहां पर देखो जो हेलो एल्केन्स हैं, इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो एल्केनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। एल्केन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो हेलो एल्केन हैं, इनका इनका जो क्या होगा? गलनांक होगा। क्या होगा बेटा? गलनांक व क्वथनांक दोनों, सॉरी, क्वथनांक, ये एल्केन से बहुत अधिक होता है। ये ध्यान रखना। ये कारण क्या होगा इसका अधिक होने का? देखो हेलो एल्केन्स क्या होता है बेटा, देखो हमने कहा CH3Cl, ये हेलो एल्केन्स है, लेकिन इसका एल्केन क्या होगा? ये CH4 होगा, ठीक है ना। समझ में आया? इसका एल्केन क्या है? तो इस CH4 का कम है गलनांक और क्वथनांक, इसका ज्यादा है। उसके पीछे कारण बताऊंगा क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। कौन कौन से कारण हैं जो ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। दूसरा, यदि हम इसी का क्या लेते हैं, मान लीजिए हम ले देते हैं C2, क्या लेंगे बेटा? C2H5 और Br ले लिया। यहां पर क्या होगा? C2H6 हो जाएगा। इसका क्वथनांक और गलनांक कम है और इसका अधिक है, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा बेटा, एक नियम है यहां पर
कि यदि अणुभार बढ़ता है, क्या कहा मैंने बेटा, क्या कहा, अणुभार बढ़ता है। अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक, क्वथनांक जिसको हम क्या बोलेंगे, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। यदि क्या है, उनका अणुभार बढ़ा तो ये दोनों चीजें बढ़ेंगी। अब इसमें देखते हैं, देखो यदि हम कार्बन का, मीथेन का देखें तो मीथेन का अणुभार मालूम है क्या होता है, ये देखो 12 ही हो गए और 4 ही हो गए, 12 4 16 हो गया। इसका अणुभार कितना होगा, देखो CH3 Cl का कितना होगा, तो C का होता है 12, अणुभार की बात कर रहा हूं मैं, है ना, परमाणु क्रमांक की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। प्लस 3 हाइड्रोजन है, 3 ही हो जाएगा। इसका कितना होता है बेटा, इसका होता है 35.5, जोड़ो कितना हुआ, 12 15 हो गया, 15 ये जोड़ेंगे तो 40 50 हो गया, 50.5 हो गया शायद, आई थिंक। जोड़ देना थोड़ा गलत ऊपर नीचे होगा तो करेगा, ये 50.5 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो अणुभार किसका ज्यादा है, इसका है, इसलिए इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होगा। ये किस पर निर्भर करता है, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, अणुभार पर भी निर्भर करता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है, अणुभार पर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका अणुभार ज्यादा होगा वो उसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा हो सकता है। आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक लाइन तो आपको याद रखना है, ये हेलो एल्केन, ठीक है ना, इनका गलनांक और क्वथनांक एल्केन से बहुत अधिक होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इनका अणुभार ज्यादा होता है, इनका अणुभार, हेलो एल्केन्स का अणुभार ज्यादा होगा। हेलो एल्केन्स का, सॉरी एल्केन नहीं है, केवल एल्केन का अणुभार हेलो एल्केन की तुलना में बहुत कम होता है। तो यहाँ हमें एक नियम भी पता लग गया कि अणुभार बढ़ने से क्या होता है, बताओ बच्चों, अणुभार बढ़ने से गलनांक और क्वथनांक दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप अब समझ गए होंगे किसका गलनांक ज्यादा है, किसका क्वथनांक ज्यादा है, तो हम आसानी से अब बता भी सकते हैं, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूं, एक लिखता हूं CH3 एक तो ये है, और दूसरा हमारे पास CH3 CH2F है। इन दोनों में किसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा है, निकाल के देख लो। सर पहले वाला का, CH3 का ना, इसका ज्यादा है ना बेटा, जी सर। ठीक, और बच्चे बताओ बेटा, निकाल कर भी बता रहा है ना, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का बहुत खराब होता है, तुक्के में हम फंस जाते हैं। और बच्चे बताओ बेटा, ये सही दिखाई तो दे रहा होगा ना आप लोगों को, ये वाला है बेटा CH3 CH2F है, ये वाला है ना, यहाँ पर ये दिखाई हो सकता है, और ये CH3 बताओ, कोई बात नहीं, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन यहां से आता है, ये लॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और यहाँ ऐसे ही पूछा जाता है। सर पहले वाले का सर, पहले वाले का है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का, ठीक है, ठीक है बच्चा। और भी बताओ बेटा, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि देखो पहले इसको लिख लेते हैं, है ना, आप कंफ्यूजन में क्या है, कार्बन का कितना है बेटा, CH3 ये है, CH3 मैं लिखता हूँ, है ना, इस कार्बन का अणुभार होता है 12, जो अणुभार होता है बेटा वो लगभग परमाणु क्रमांक के दुगुना होता है, लगभग बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं कह रहा हूँ। देखो यदि इसका परमाणु क्रमांक 6 तो इसका 12 हो जाएगा अणुभार,
ठीक है ना। इसमें देखेंगे एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 लिख लेंगे। यहां देखेंगे तो इसका कितना है बेटा? 12 12 होता है ना। इसका देखेंगे तो 3 होता है। टोटल जोड़ो 30 कितना हो रहा है? 30 हो गया। यहां जोड़ो देखो, ये है CH3 CH2 और F है, ठीक है ना। ये 3 चीजें हमारे पास CH3 CH2 एंड F। तो इसमें हमें क्या करना है बताओ, आप लोग बताओ मुझे। सर। एफ का कितना होता है? हाँ ये देखना पड़ेगा। सर मॉलिक्यूलर, सी का 12 है सर। हाँ मॉलिक्यूलर वेट होता ना ये। सर सी का 12 है। हम्म, सी का कितना है? 12 हो गया, ठीक हो गया बेटा। 12 उसके बाद हाँ, और उसके बाद एच बताओ। हाइड्रोजन एक है सर, उसमें तीन तीन हाइड्रोजन है सर। 3 हाइड्रोजन है फिर सी फिर प्लस प्लस 12 है सर। 12। फिर उसमें एक हाइड्रोजन दो है सर, तीन हाँ दो ही हो गए सर। और हम्म, फ्लोरीन का 9 सर, 18 हो जाएगा सर। 9 नहीं होता बेटा इसका, 9 इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना। ये लगभग लगभग 17-18 के लगभग हुआ है, ठीक है। एक्यूरेट मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा इसका कि इसका फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है ना। तो यदि हम पीरियोडिक फ्लोरीन टेबल का में तो सर 9 होता सर इसका। पीरियोडिक टेबल में 9। 9 तो उसका परमाणु क्रमांक है बेटा। 9 क्या है उसका? परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रम। हमें तो चाहिए कि किसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, भार चाहिए, परमाणु भार चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा टेबल देख लेना। पर ये मान के चलिएगा कि ये क्या होगा, 17-18 तो होना ही है इसमें, 17-18 के लगभग होगा, परमाणु क्रमांक के जस्ट दुगुना। तो ये मान के चलो कि 17-18 हो गई। यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ बेटे, एक वाला रिप्लेस हुआ, इसका मतलब इसने ज्यादा होना ही होना, कंफर्म है ना। ये तो एक वाले को हटाया इसने और इसका तो ज्यादा होगा ही। तो ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, इसका परमाणु भार ज्यादा होगा, अणुभार ज्यादा, सॉरी अणुभार, ठीक है ना। इसका अणुभार क्या होगा, अधिक होगा। तो अणुभार अधिक होने से क्या हो जाएगा, इसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा। देखो जबकि मुझे इसका क्या नहीं मालूम है, अणुभार मालूम न होते हुए भी मुझे पता लग गया कि इसका गलनांक क्वथनांक अधिक है। तो ये आपको भी समझना होगा, है ना। क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9 दूनी 18, तो लगभग 17-18 के बीच इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं, है ना। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं बेटा। तो यहां हम समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें गलनांक और क्वथनांक को जानना है। तो गलनांक क्वथनांक हम समझ गए होंगे किस प्रकार से निकालना है, ये मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। क्लियर। दूसरा क्या होता है बेटे, एक तो इसका अणुभार ज्यादा है, दूसरा क्या है, इनके बीच क्या होता है बेटा, इनके बीच बॉन्डिंग कौन सी होती है, देखो जो एल्केन होंगे CH4 होगा, ये कैसे होते हैं, इनमें कोई ध्रुव नहीं बनता है ना। लेकिन जो CH3Cl होगा, मान लीजिए CH3Cl है, यहाँ दो ध्रुव बने हुए, देखो यहाँ पर क्या होंगे, दो ध्रुव बनेंगे। और ध्रुव से क्या होगा, जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ये ध्रुवीय पदार्थ है, ध्रुवीय पदार्थों में इनके मध्य क्या होगा, एल्केनों में तो वांडरवाल बल होता है ना। और यहाँ दो ध्रुव बन जाते हैं और उनके कारण, ध्रुवीय गुणों के कारण वो और ज्यादा क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक का दूसरा कारण यहाँ पर इनका ध्रुवीय होना भी है, ठीक है ना। इनके पोल बनते दो, जैसे दो पोल कैसे बनेंगे, ये CH3 है, ठीक है ना, और यहाँ पर जुड़ा हुआ Cl। ये जो क्या होंगे बेटे, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, क्या आता है इस पे, थोड़ा नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आता है, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, और जब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे अन्य मॉलिक्यूल भी होंगे इसके अंदर, CH3Cl, और इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। देखो इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को भी आकर्षित करने लगेगा, और उससे क्या होगा,
उससे इनका क्वथनांक और बढ़ जाएगा, गलनांक भी बढ़ जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके बीच बॉन्डिंग हो रही ज्यादा, है ना। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहते हैं इसको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्या बोलेंगे इसको, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, यह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के द्वारा इनके गलनांक और क्वथनांक। जबकि इसमें क्या होता है, CH4 में सब के सब बराबर है, ये हाइड्रोजन भी, इनमें कोई क्या नहीं होता, ध्रुव नहीं बन पाता है, और ध्रुव नहीं बनेगा तो इसलिए इनके बीच वांडर वाल फोर्स काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, वांडर वाल। तो जो एल्केन होंगे, जो केवल क्या है, एल्केन है, उनमें कौन सा बल है, वांडर वाल बल, वांडर वाल बल, ठीक है ना। और जो ये हमारे पास है हेलो एल्केन से, इनके मध्य कौन सा होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव, ऐसे दो ध्रुव है ना इसमें, द्विध्रुव द्विध्रुव और अन्योन्य क्रिया, इसको बोलते हैं अन्योन्य, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अन्योन्य क्रिया, ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल मोमेंट। तो इसके द्वारा ही क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पहले मॉलिक्यूलर वेट देखना है, उसके आधार पर भी हम निकाल सकते हैं, दूसरा इनके बीच बॉन्ड को देखना है, उसके आधार पर भी हम गलनांक क्वथनांक को बता सकते हैं। विलीयता देखो बेटा, अब अभी हमने बताया विलीयता क्या होता है। विलीयता, एक चीज याद रखिएगा, विलीयता भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट है, इन पॉइंटों को बहुत जरूरी याद रखना है। विलीयता क्या होगी कि विलीयता किस पर डिपेंड करती है, हमेशा उसका नेचर पे, है ना। तो यदि देखोगे तो जो ध्रुवीय पदार्थ है, ये है ध्रुवीय पदार्थ, कौन से वाले, जो हेलो एल्केन्स हैं वो ध्रुवीय पदार्थ है, जिनमें दो ध्रुव बन रहे हैं, ठीक है ना, दो पोल बन रहे हैं, ध्रुवीय पदार्थ, ठीक है ना। ध्रुवीय पदार्थ है, ध्रुवीय पदार्थ होने के कारण ये ध्रुवीय विलायकों में विलय है, जो ध्रुवीय विलायक हो गए उनमें जल्दी घुल जाएंगे, ये होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। और इसको देखोगे ध्रुवीय विलायक कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, वाटर हो सकता है ना, उनमें आसानी से घुल जाए, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, और क्योंकि ये देखो बेटा, उतने वैसे हमें इसको कह सकते हैं, इसको घुलने चाहिए थे ना, इसको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है, ये ध्रुवीय पदार्थ है और इनको ध्रुवीय विलायकों में घुलना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, इसमें ये पूर्णतः ध्रुवीय नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते, पूर्ण ध्रुवीय नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते, पूर्ण ध्रुवीय नहीं होते हैं, पूर्ण ध्रुवीय नहीं होते हैं, अल्प ध्रुवीय कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्प ध्रुवीय। पूर्ण ध्रुवीय कौन से हो सकते हैं, जैसे HCl हो गया, जिनमें पूरा ध्रुव बन जाता है ना, ये इस प्रकार के नहीं होते, क्योंकि इनमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसमें जुड़े हुए एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, वैसे ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अपवाद इसलिए है कि ये अल्प ध्रुवीय है, इसलिए जल में क्या नहीं है, घुलनशील नहीं है, जल में विलीय नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन आया था बेटा पिछली बार, इसलिए जल में विलीय नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलो एल्केन्स जल में विलीय नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसका कारण आप लोग लिखेंगे, जल में हाइड्रोजन बंध क्या होगा, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, एक तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, और ना ही हाइड्रोजन बंधों को तोड़ पाते हैं, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन एक जल का अणु देखो, यहाँ पर ये H2O है ना, ये H2O, वैसे तो घुलना चाहिए था इसको, क्योंकि ये अल्प ध्रुवीय है, तो इसको जल में घुलना चाहिए था, क्योंकि जल कैसा है, ध्रुवीय विलायक। और ये क्या हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एल्केन्स क्या है बेटा, ये भी ध्रुवीय है, तो दोनों को एक ध्रुवीय विलायक दूसरे में घुल सकता है, ये घुल सकता है, लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारे पास CH3F है, ये ध्रुव तो बना लेता है, लेकिन ये अल्प ध्रुवीय है। कैसे ध्रुवीय है, अल्प ध्रुवीय, कम ध्रुवीय है, और कम ध्रुवीय होने के कारण क्या होता है कि जो H2O होता है,
जो जल के अणु है इनमें क्या होता है बेटा, जो एक जल के अणु दूसरे जल के अणु से जुड़ा हुआ रहता है। और किससे जुड़ा रहता है, कोई बता सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जुड़ा रहता है। तो वो कहता है कि जो इसका अल्प ध्रुवीय गुण है ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता और इसके कारण वो उसमें नहीं घुल पाता है, ये इसलिए उसमें नहीं घुल पाएगा। ठीक है ना, इसलिए क्या माना जाता है, इसलिए ये माना गया कि यह जल में घुलनशील नहीं है। और कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें घुल जाता है। उल्टा हो गया यहाँ पर, है ना, जैसे कार्बनिक विलायक जो CH3F है वो किस किस में घुल सकते हैं, जो हेलो एल्केन्स है वो किस में घुल सकते हैं, ये घुल सकते हैं अल्कोहल में। मैंने बताया था आपको, है ना, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल में घुल जाते हैं। कौन, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन्स, ये अल्कोहल में घुल जाएंगे। दूसरा किस में घुलेंगे, ईथर में। ईथर का ग्रुप क्या होता है बेटा, ईथर ध्यान रखना, ओ वाला, इस टाइप से ओ होता बीच में, है ना, ये ईथर होता, ओ बीच में रहता है। तीसरा ये कहता है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो हमें हमने पढ़ा था CCl4, इसमें घुल सकता है। क्लोरोफॉर्म में घुल सकता है, CaCl3, इनमें घुल जाता है, लेकिन जल में नहीं घुलता। जल में क्यों नहीं घुल पाता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए ये जल में घुलनशील नहीं है।